तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों तो आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर कौन सा? चौथा। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कोशिका का आकार भी पढ़ लिया था, कोशिका की साइज भी पढ़ लिया था ना, आकृति भी, शेप भी पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, डिफरेंस क्या क्या है, अंतर होता है इनमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने पिछले लेक्चर भी देखे होंगे वो बहुत लाभदायक रहे होंगे आपके लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये क्या है, बेस बना था किस चीज का? बायोलॉजी, बोटनिकल बायोलॉजी को लेकर या जूलॉजी को लेकर। तो क्या बना था? ये बेस बना था, ये बेस है चैप्टर का। कक्षा 9th में ही पढ़ाते हैं, कक्षा 10th में भी, और 11 12 दोनों ही मोस्ट है। और यहाँ से नेट के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, और सीयूटी के लिए भी आते हैं, और सी नेट के लिए भी आते हैं, और सी पैट के लिए भी आते हैं ना। यहीं से बनते हैं क्वेश्चन। अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लोगे, है ना। मैंने भी पहले पहले क्वेश्चन पढ़ा था, तो इस चैप्टर में से भी तकरीबन 50-60 क्वेश्चन तो तुम आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। क्यों कर लोगे? क्योंकि ये जो होता है, ये चैप्टर ये बेस होता है, तो इसलिए तो आराम से अपने क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर। तो फिर शुरू करते हैं, कौन सा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। तो लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोट, यहाँ लिख लेते हैं, नल लिख लेते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो क्लास होगी ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके होगी। ऐसा नहीं है कि केवल क्या हिंदी ही और लिखें और केवल इंग्लिश ही लिखें। जो मेन शब्द होते हैं वो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, अन्यथा कि अगर तुम 12th क्लास के बाद पास आउट करते हैं तो तुम्हें कहीं भी ज्यादातर मेजोरिटी में क्या मिलेगा? इंग्लिश ही देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो हिंदी तो ना के बराबर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हिंदी में मेडिकल लाइन की पढ़ाई नहीं हो सकती, है ना। तो हो भी सकती है, अगर तो हम प्रयास करना चाहें तो हो भी सकती है। सरकार को ये कदम भी लेने की, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। अब किसी भी कंट्री में चले जाओ तो वो क्या कराते हैं? एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग, जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं वो सब क्या होता है? वो अपनी खुद की लैंग्वेज में होते हैं ज्यादातर। सारे देशों की यही कहानी है। केवल हमारे ही देश ऐसा है जो कि मैं इंग्लिश को ज्यादा मानता और हिंदी को कम मानता है ना। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में और भी काफी भाषाएं हैं, तो सब अपने अपने स्टेट के हिसाब से उसमें होना चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो का मतलब क्या होता है? पुरानी, प्रिमिटिव। और कैरियो का मतलब होता है हमारा केंद्र, पुराना केंद्र। तो सबसे पहले एक पॉइंट देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? केंद्र क्या? झिल्ली आबद्ध केंद्रक इसमें उपस्थित नहीं होता, यानी कि उसे क्या कहते हैं हम? वास्तविक केंद्रक। वास्तविक केंद्र क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होता है। तो इसमें क्या होता है? वास्तविक केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और केंद्रक की बजाय क्या होता है यहाँ पर? न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड यानी कि लाइक जैसे कि केंद्र न्यूक्लियस की तरह होता है ना। केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो इसमें क्या लिखेंगे? झिल्ली आबद्ध केंद्रक नहीं होता। इसमें पहले पॉइंट में क्या लेंगे? झिल्ली आबद्ध केंद्रक नहीं होता। नहीं होता इसकी बजाय केंद्र काब उपस्थित होता है। क्या है? झिल्ली आबद्ध केंद्रक नहीं होता। क्या क्या है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, यानी कि उसके अंदर क्या होगा? झिल्ली आबद्ध केंद्रक नहीं होगा। तो उसकी बजाय क्या होगा वहां पर? केंद्र काब। केंद्र का मतलब होता है केंद्रक, और काब का मतलब होता है जैसे ही, यानी कि केंद्र के जैसा ही। क्या सब वो क्या लेंगे हम? केंद्र काब, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसके न्यूक्लियोइड। तो इसमें क्या होगा? तो एक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? इसमें क्या? झिल्ली आबद्ध केंद्रक होता है, यानी कि इसमें लिख लेंगे वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है ना। ऐसा लिख लेंगे झिल्ली, झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन, झिल्ली आबद्ध। यहाँ पर आबद्ध का मतलब क्या है? यानी कि झिल्ली से, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। आबद्ध का मतलब होता है घिरा हुआ। झिल्ली आबद्ध वास्तविक
वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, झिल्ली आबद्ध इसमें क्या होता है, झिल्ली आबद्ध केंद्रक उपस्थित होता है, और इसमें क्या होता है हमारा, झिल्ली आबद्ध केंद्रक उपस्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जो केंद्रक होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, डबल झिल्ली होता है ना। तो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं हम, अनुवांशिक पदार्थ। तो सबसे पहले देखते हैं अनुवांशिक पदार्थ कैसे होता है। इसमें नग्न होता है। नग्न का मतलब क्या है, नग्न तो उस पर कोई कवरिंग नहीं हुई, यानी कि वो पड़ा होगा ना ऐसे ही। जैसे कोई आदमी है उसे नंगा कर देंगे, कपड़े उतार देते हैं हम उसके, तो वो क्या कहलाता है, नग्न कहलाता है ना। तो ऐसे ही क्या है, नग्न होता है। नग्न अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। नग्न अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित, सही है क्या, नग्न अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, उपस्थित होता है। अब इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें क्या होगा, आवृत अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित हो जाए, और वो किसकी फॉर्म में रहता है, गुणसूत्रों की फॉर्म में रहता है। यानी कि आवृत अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। किस फॉर्म में रहता है, यानी कि किस फॉर्म में रहता है, गुणसूत्र के फॉर्म में, यानी कि क्रोमोसोम, गुणसूत्र। सही है। तो अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या होता है, इसका जो डीएनए होता है, डीएनए तो वो क्या होता है, वृत्ताकार, यानी कि सर्किल में होता है ना, वृत्ताकार होता है। वो क्या होता है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और डबल स्टैंडिंग, यानी कि डबल स्टैंडिंग का मतलब होता है, डबल स्टैंड का मतलब होता है द्विरज्जुकी डीएनए होता है। नंबर 3 पॉइंट पर देखते हैं, डीएनए। डीएनए कैसा होता है, इसमें वृत्ताकार होता है, यानी कि सर्कुलर, वृत्ताकार और द्विरज्जुकी। सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा डीएनए होता है, वृत्ताकार होता है और द्विरज्जुकी होता है, द्विरज्जुकी। और इसमें क्या होता है, डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका में, यू का मतलब क्या होता है, सक्रिय, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, है ना। तो इसका देखिए, इसमें डीएनए कैसा होता है, रेखित होता है, सॉरी, रेखित, और क्या होता है, द्विरज्जुकी, वृत्ता, यानी कि वृत्ता, ऐसा द्विरज्जुकी है, तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा ना। तो इसमें डीएनए कैसा होगा, रेखित है, यानी कि लाइन है, और द्विरज्जुकी है। सही है। तो ये इसमें इस फॉर्म में होगा, और इस फॉर्म में ये होगा ना। ये शायद इसे ऐसा कर लो, इस फॉर्म में क्या हुआ, डीएनए, ये क्या है हमारा, डीएनए, और ये भी क्या है, डीएनए। समझ। तो अब क्या होगा, इसमें चौथा पॉइंट देखते हैं इसका। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, वो एब्सेंट होती है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। समझ। तो आप क्या देखते हैं, ये हो गया हमारा झिल्ली आबद्ध केंद्र नहीं होता, इसके बजाय केंद्र कहाँ उपस्थित होता, यहाँ तक हो गया। तो अब क्या देखते हैं हम, जो क्या मैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, वो क्या होती है, एक आवरण पद्धति है। एक आवरण पद्धति का मतलब क्या है, इसमें केवल एक ही आवरण उपस्थित होगा, है ना।
और जो यूकेरियोटिक कोशिका है वो क्या है, द्विआवरण पद्धति। द्विआवरण पद्धति का मतलब क्या है कि जो इसमें वो पाया जाएगा, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उसकी अलग झिल्ली होती है, केंद्र की अलग झिल्ली होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अलग झिल्ली होती है, और ऐसा कुछ इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलता हमें। तो ये क्या है, एक आवरण पद्धति, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, एक आवरण। पांचवा पॉइंट क्या होगा, एक आवरण, एक आवरण, आवरण पद्धति। और ये कौन सी है, पांचवा पॉइंट, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये द्विआवरण, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक की झिल्ली अलग होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अलग होती है, और माइक्रोबॉडीज की अलग होती है, और प्लास्टेट की अलग होती है। तो इसमें क्या होता है हमारा, द्वि आवरण पद्धति। द्वि का मतलब दो। अब देखते हैं छठा पॉइंट क्या होता है। जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि झिल्ली आबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं, अनुपस्थित होती हैं। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग मतलब क्या, राइबोसोम क्या है, झिल्ली आबद्ध है या फिर रहित है, सहित है। राइबोसोम क्या है कि इसमें जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, तो क्या होता है, झिल्ली रहित। तो ऐसे झिल्ली रहित को छोड़कर जितने भी कोशिका होंगे वो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। इसमें क्या लिखेंगे, झिल्ली आबद्ध, यानी कि जो झिल्ली से घिरे होते हैं, झिल्ली, झिल्ली आबद्ध, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं ना। तो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग क्या होंगे, इनमें अनुपस्थित होंगे। और इसमें छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग इसमें क्या होंगे, उपस्थित होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो आप क्या करेंगे, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग प्रेजेंट, समझे, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग इसमें क्या है, पाए जाते हैं, और झिल्ली आबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो अब देखते हैं झिल्ली आबद्ध, तो इस, हाँ, क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्या होता है, सातवां पॉइंट देखते हैं, कक्षयुक्त। कक्षयुक्त का मतलब जानते हैं, कक्षयुक्त, यानी एक घर है, घर के अंदर क्या होता है, एक मकान है ना, ये मकान है, तो एक घर ये हो गया, एक कमरा ये हो गया, एक कमरा ये हो गया, एक कमरा ये हो गया, एक कमरा। तो ऐसा इस फॉर्म इसमें नहीं पाया जाता फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इसकी तरह इसमें जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, इसमें ऐसा पाया जाता है, एक घर ये है, घर ये, मकान ये है, एक मकान ये है, एक मकान ये है, एक मकान ये है, सॉरी, रूम, रूम ये है, एक रूम हो गया, दो रूम हो गए, तीन रूम हो गए, चार रूम हो गए, पांच रूम। इसमें ये ऊपर वाली क्या है, सेल है, पूरी सेल के अंदर क्या है, छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। तो इसमें नहीं होता ये, इसमें केवल घर घर होता है, बाउंड्री हो गई है बस, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो खाली प्लॉट है ना। तो इसे रख लेते हैं। तो ये क्या होता है, कक्ष युक्त, कक्ष युक्त नहीं होता, होती, सही है। और सातवां पॉइंट बीच में क्या हो जाएगा, ये कक्ष युक्त होती है, कक्ष युक्त होती हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया। अब 8 देखते हैं, 8वां पॉइंट कौन सा होता है। तो 8वां पॉइंट क्या होगा इनमें, जो हमारे इसमें क्या थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग तो इसमें नहीं पाए जा रहे थे, है ना। तो अब कौन कौन से रहेगा, राइबोसोम। तो इनमें क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम। राइबोसोम भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80 राइबोसोम, है ना। तो इन्हें देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। पाया जाता है ना। अब इसमें क्या 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें भी
केवल इसमें कितना 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब यूकैरियोटिक कोशिका में क्या कौन सा पाया जाता है, 70 और 80 इसमें दोनों पाए जाते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें राइबोस यानी कि 70 एस और 80 एस राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में 70 और 80 राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं, केवल किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। तो तुम आप यहाँ तक देखो, फिर मैं सर आप करता हूँ पूरा, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, तो आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप शुरू करते हैं। कितने ले लिए थे, 8 पॉइंट हो गए थे। अब कौन सा होगा, 9 पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट क्या होता है ना, तो राइबोसोम भी देख लिया था। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने पाया, कौन से प्रकार का पाया जाता है, 70 एस राइबोसोम। और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा पाया जाता है, 70 और 80 दोनों पाए जाते हैं ना। तो अब क्या आता है, कोशिका पंजर। कोशिका पंजर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कोशिका पंजर। नाम पॉइंट इसी थे, कोशिका पंजर और साइक्लोसिस। कोशिका पंजर क्या होता है, साइक्लोस्केलेटन। साइक्लोस्केलेटन क्या होता है कि कोशिका के शेप को क्या करता है, वो निर्धारित करता है। तो ऐसा तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा तो है ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि उसके कोशिका का साइक्लोस्केलेटन इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, और साइक्लोसिस भी इसमें क्या होता है, अब्सेंट होती है। यानी कि साइक्लोसिस का मतलब चक्रव्यूह देखा, जो गर्मियों के दिन रोड पर चलते हुए चक्रव्यूह जो बनता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, साइक्लोसिस। ऐसा ही होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में होता है साइक्लोसिस, और साइक्लोस्केलेटन भी उसमें ही पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, साइक्लोस्केलेटन यानी कि कोशिका पंजर। कोशिका पंजर, कोशिका पंजर और साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, साइक्लोसिस अब्सेंट होता है। अब क्या आता है, नवा पॉइंट इसमें देखते हैं ना। अरे यार सॉरी, चलो कोई नहीं। तो साइक्लोसिस और कोशिका पंजर और साइक्लोसिस इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कोशिका पंजर को मैंने पहले ही बता दिया, कोशिका पंजर क्या होता है, जो कोशिका के आकार को निर्धारित करता है। कोशिका पंजर, कोशिका पंजर और तथा साइक्लोसिस प्रेजेंट। कोशिका पंजर और साइक्लोसिस इसमें अब्सेंट, कोशिका पंजर तथा साइक्लोसिस इसमें प्रेजेंट, है ना। अब्सेंट इसमें, अब्सेंट इसमें प्रेजेंट। तो अब कहते हैं पक्षमाप। पक्षमाप क्या होता है, पक्ष यानी कि सीलिया। सीलिया क्या होती है, सीलिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, क्या होती है सीलिया, अनुपस्थित, यानी कि पक्षमाप। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, सीलिया उपस्थित होती है। 10वां पॉइंट देखते हैं, यानी कि सीलिया या पक्षमाप क्या होती है, इसमें अब्सेंट। और इसमें 10वां पॉइंट क्या होगा इसका भी, सीलिया या पक्षमाप, पक्षमाप क्या होता है इसमें, प्रेजेंट। सही है वो। तो अब क्या देखते हैं, कोशिका पक्षमाप हो गया। अब देखते हैं फ्लैजेला, है ना। तो सीलिया हो गया, सीलिया क्या होती है, वो छोटी छोटी, है ना। अब क्या फ्लैजेला, फ्लैजेला का साइज क्या होता है, वो बड़ा होता है। 11वां पॉइंट देखते हैं, फिला जेला, फिला जेला, फिला जेला कशाभी का, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कशाभी। कशाभी का प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी उपस्थित होता और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता। क्या नाम, कशाभी का।
अगर सॉरी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर कशाभिका उपस्थित है तो वो किसका बना होगा? वो बना होगा फ्लैजेलिन प्रोटीन का। कशाभिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित है तो यहाँ लिख लेते हैं, कशाभिका अगर उपस्थित होता है तो वह फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता। कशाभिका अगर उपस्थित है प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो वो किसका बना होगा? फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है ना। अगर यूकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका उपस्थित है तो वो काय की बनी होगी? वो बनी होगी फिलिन प्रोटीन की। सॉरी, फिलिन प्रोटीन की नहीं है, ट्यूबिलिन प्रोटीन की बनी होती है। कशाभिका अगर उपस्थित है तो वो ट्यूबिलिन प्रोटीन की बनी होती है। ट्यूबिलिन प्रोटीन और फ्लैजेलिन प्रोटीन, है ना। यहाँ तक अब देखते हैं 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट क्या होता है इसमें? जहां रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ कहाँ चलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो यही देखने वाले हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांस तो अब देखते हैं 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट क्या होता है कि रेप्लिकेशन क्या होता, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता, और ट्रांसलेशन क्या होता है और कहाँ चलता है, ये देखने वाले। प्रोकैरियोटिक में कहाँ चलता और यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ चलता। तो रिप्लिकेशन का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं हम, सेंट्रल डोगमा से भी पढ़ते हैं, है ना। तो रिप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनने को हम क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से जो एमआरएनए बनता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मैसेंजर ऑफ आरएनए। तो उसे ही क्या हम कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन बात की प्रक्रिया है ना। तो ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद किसे? जो एमआरएनए से प्रोटीन तक बनने का जो सफर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहते हैं हम हिंदी में? कूट लेखन, है ना। और रिप्लिकेशन को कहते हैं प्रतिक्रियन। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कहाँ कहाँ है? रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? जीव द्रव्य, यानी कि जो कोशिका आगे उसका ही जो जीव द्रव्य होगा तीनों उसमें ही पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में पाया जाता है, ध्यान से लिख लो, जीव द्रव्य में होते हैं। 12वां पॉइंट देखते हैं इसमें। तो रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ कहाँ होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। और जो ट्रांसलेशन वो कहाँ होता है? केंद्रक द्रव्य में, और ट्रांसलेशन होता है जीव द्रव्य में। और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? जीव द्रव्य। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तीनों जगह कहाँ हो रहे थे? जीव द्रव्य में। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या हो गया? बदल गया। तो अब देखते हैं 13वां नंबर, देखते हैं 13वां नंबर, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वो यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है। ये क्या होती है? ये छोटी होती है।
और ये क्या होती है, बड़ी होती है। समझे? प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, छोटी होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है। साइज की बात कर रहा हूँ मैं, साइज साइज। और इसमें क्या होता है कि 14वां पॉइंट देखते हैं, इसमें विभाजन क्या होता है, तीव्र होता है। और इसमें क्या होता है, 14वां में विभाजन धीमा होता है। विभाजन तीव्र और विभाजन धीमा का मतलब क्या, विभाजन क्या होगा, ये अपनी ग्रोथ एकदम एकदम करता है बहुत जल्दी, और विभाजन इसमें क्यों होता है और इसमें क्यों होता है ऐसे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस के द्वारा होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसमें मियोसिस और माइटोसिस को होते नहीं, तो क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, विखंडन द्वारा हो गया, है ना। तो इस तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो इसलिए तो वो जल्दी ही ग्रोथ करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें पहले कोई स्मॉल सेल बनेगी और फिर उसका बाइनरी फ्यूजन होगा, फिर वो दो दो चीजें बनेंगी, इसमें डायरेक्ट होता है एकदम। तो अब देखते हैं ये कौन किसमें किसमें पाया जाता है ना, उदाहरण देखते हैं इनके। तो उदाहरण सबसे पहले क्या आता है इसमें, उदाहरण तो यह है जगत मोनेरा, मोनेरा। जगत मोनेरा में क्या गया, बैक्टीरिया गया, बैक्टीरिया हो गए, पीपीएलओ हो गए, पीपीएलओ। और क्या हो गया, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं हम, और माइकोप्लाज्मा हो गए। तो इसमें सब में क्या पाया जाता है, हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका क्या इसमें पाए जाते हैं, उदाहरण जगत प्रोटिस्टा, जगत एनिमल, और जगत फंजाई। हाँ हो गए बस। और जगत प्लांटिंग, जगत प्लांट। इन सब में क्या पाया जाता है, हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, बनाते हैं हम। संरचना तो देख ली, सब चीज इसमें यही पाया जाएगा। तो अब देखते हैं संरचना, बनाता हूँ मैं कैसे बनती है वो। दोस्तों मैंने स्ट्रक्चर जो इसकी है वो शेप बना ली है, तो वो कैसी होती है, इसमें क्या क्या होता है ना। तो अब मैं इसकी नेमिंग करता हूँ, मैंने इसलिए नहीं बना, टाइम काफी लग जाता है ना। तो तो सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ से शुरू कर लें। सबसे पहले देखो, जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना, उन्हें छोड़कर जो लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं, तो पहला उस लाइन को हम क्या कहते हैं, नंबर 1 पे देखते हैं क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। मैंने ये बता दिया है पहले ही लेक्चर में, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है ना। सबसे पहले बाहरी आवरण, सबसे पहला बाहरी आवरण इसका ये है, फिर आंतरिक, इससे जो लास्ट क्या अंदर वाला, तो अंदर वाले दूसरे नंबर पे क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या हो जाती है हमारी, कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। फिर इससे अंदर वाली, जिससे अंदर वाली 3 पे आ जाएगी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, समझ गए भैया। तो ये जो लंबे वाला दिखाई दे रहा है ना तुम्हें यहाँ तक, तो ये क्या है हमारा चौथे नंबर पे, कशाभिका। ये क्या है, कशाभिका, समझे। सीलिया तो इसमें पाया जाता नहीं था, है तो क्या है, सीलिया इसमें पाया जाता नहीं है। तो जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये पिद्दी पिद्दी से, तो इन्हें बोलते हैं हम 5वें नंबर पे, इन्हें बोलते हैं हम झालर। 5वें नंबर क्या, इन्हें बोलते हैं झालर, समझ में। और ये जो थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, इन्हें 7वें नंबर पे क्या बोलते हैं, वो छठे नंबर पे क्या बोलेंगे, झालर हो गए, ये हो गए रोम, यानी कि रोम किन्हें कहते हैं, बालों को कहते हैं।
अब ये क्या है हमारा, ये जो है ये क्या है, राइबोसोम, यानी कि 7वें नंबर पे क्या आ गए, राइबोसोम। राइबोसोम कौन से कितने प्रकार के हैं, 70 है राइबोसोम, है ना। और ये क्या है हमारा, 8वें नंबर पे मान लीजिए ये क्या है, आरएनए, समझे, ये क्या आरएनए। और जो ये इसका बचा कुछ है, ये सब मटेरियल जिसमें उपस्थित है, ये सब आरएनए, राइबोसोम, इसे इसे क्या बोलते हैं, नवे पॉइंट को लगा लो, जीव द्रव्य, समझे। और ये क्या है, डीएनए से अतिरिक्त एक भाग होता है जो सर्कुलर का, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। और ये क्या है हमारी गैस राजधानियां, गैस राजधानी भी इसमें ही पाई जाती है, गैस राजधानी। अक्सर तुम बोलोगे इनमें राजधानी जो वो होती है झिल्ली आबद्ध होती है, तो झिल्ली आबद्ध जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होती, तो इसमें ये गैस राजधानी कहते हो, ये अलग होती है, ये गैस वैक्यूल होती है। इसके आगे क्या लिखा, गैस, खाली राजधानी होता तो वो गलत होता है ना। और ये क्या होता हमारा, ये होता हमारा क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। और ये क्या होता हमारा, प्लाज्मिड, सॉरी मीजोजोम, मीजोजोम, समझ गए। और ये क्या है हमारा, केंद्रकाभ, केंद्रकाभ में क्या होता है, डीएनए और आरएनए, डीएनए उपस्थित होता है, किस फॉर्म में होता है, नग्न उपस्थित में। और ये क्या रहेगा हमारा, बाकी सब ये लग रहा है देख लिए, ये होते हैं अंतर्विष्ट काय, इंक्लूजिंग बॉडी, अंतर्विष्ट काय, अंतर्विष्ट काय, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। तो आपसे यही विनती रहेगी, यही उम्मीद रहेगी कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।